नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में अलग अलग पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी मिलने के बाद अलवर स्थित डाकघर को एहतियातन खाली करा दिया गया। कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारी और आम लोग तुरंत सुरक्षित बाहर निकाले गए। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। बम की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आसपास के क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है और जांच लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों में न आए और पुलिस को जांच में सहयोग करें। तो राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई और बम की आशंका पर कार्यालय खाली कराया गया। तो लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस तरीके की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों की पहचान की जाएगी और पहचान होने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पासपोर्ट कार्यालयों को एहतियातन खाली कराया गया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। तो राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एहतियातन पासपोर्ट कार्यालयों को खाली करा दिया गया है। कर्मचारियों और लोगों को कार्यालय से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अभी तक किसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर नहीं है। डीडी चारण संवाददाता। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ डीडी चारण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। डीडी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई और उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई नजर आ रही थी। जी शायद बताना चाहूंगा मैं, यहाँ जो मेड़ता सिटी में नागौर जिले का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ मेड़ता सिटी में है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डीजे कोर्ट के मेल पे एक मेल आया था, पहले भी आया था और दूसरी बार और मेल आ गया है जी। वो साइनाइड बम से 14 बम लगे होने की बात उसमें लिखी हुई है और उनको धमाकों के साथ उड़ाने की धमकी भी उसमें दी गई थी। तो एहतियातन वापस प्रशासन को इतला कर दी गई थी और प्रशासन मौके पे पहुंच गया और पूरे परिसर को, कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया। पहले भी यही किया था और इस बार भी यही किया है। उसके बाद में अजमेर से डॉग स्क्वाड की टीम आई और पूरे चप्पे चप्पे पे वो जांच की थी, सघन जांच की थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिलने के बाद में पुलिस ने रात की सांस ली और प्रशासन ने रात की सांस ली है। लेकिन डीडी, अगर बात की जाए तो क्योंकि आपने भी जैसे जिक्र किया, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरीके की धमकी राजस्थान और कई और अलग अलग राज्यों में भी इस तरीके की धमकी भरे ईमेल जो है वो भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। उसके पीछे की वजह यह है कि अभी तक आरोपियों की पहचान कई जगहों पर नहीं हो पाई है और ये एक बड़ा जो मसला है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बार बार इस तरीके की धमकी मिलने से माहौल काफ़ी अफरा तफरी भरा हो जाता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम भी प्रभावित होता है। जी शायद पहले भी ये धमकी मिली थी और फिर सोमवार को वापस धमकी मिल गई थी। अब बार बार ये धमकी भरा मेल आ रहा है, लेकिन पता नहीं लग पा रहा है कि ये मेल आ कहाँ से रहा है, कौन मेल कर रहा है। ये ईमेल आते ही जज जो है वो सत्ते में आ जाते हैं और पूरा प्रशासन, पूरे कोर्ट को खाली करवा दिया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि ये आखिर ये मेल आ कहाँ से रहा है, कौन कर रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए डीडी आपका बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों को खाली कराया। लोगों को और कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि किसी भी संदिग्ध वस्तु मिलने की कोई खबर निकलकर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जो भी आरोपी होगा उसकी पहचान कर उसके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देखने को मिला है कि किस तरीके से बार बार ऐसी धमकी भरे ईमेल, चाहे वो स्कूल परिसर हो, चाहे वो पासपोर्ट कार्यालय हो या सरकारी महकमे हों, वहाँ पर इस तरीके के मेल भेजे जाते हैं, जिसके बाद स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनती हुई नज़र आती है और उसी के चलते पूरे परिसर को खाली कराना पड़ता है, काम भी खासा प्रभावित होता है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। वहीं ग्राम जोड़िया में मसानी माता के मेले के अवसर पर स्वैच्छिक विशाल रक्तदान एवं निशुल्क नेत्र और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्रामवासियों और मंदिर विकास समिति की तरफ से माता के मंदिर में हवन कर किया गया। शिविर के संयोजक अखिलेश यादव राईखेड़ा ने बताया कि इस शिविर में RPS लाइफ केयर हॉस्पिटल कतौपुर के डॉक्टर मंजीत यादव और डॉक्टर प्रियंका यादव, जगदम्बा आई केयर हॉस्पिटल भिवाड़ी और बंसल ब्लड सेंटर जयपुर के विशेषज्ञों ने सेवा प्रदान की। इस दौरान स्वास्थ्य और नेत्र जांच का लाभ कुल 310 लोगों ने उठाया। युवाओं और मातृशक्ति के सहयोग से कुल 83 यूनिट रक्तदान भी किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों में स्वास्थ्य और समाज सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ज़रूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। शिविर ने स्वास्थ्य सेवा और रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं खैरतल तिजारा में राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने जिला सचिवालय में बैठक की। राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 15 मार्च से होगा और जिले भर में 15 से 19 मार्च तक विकसित रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज सहित विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन और सभी विभागों की भागीदारी के साथ समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाए। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजकीय कार्यालय और भवन रोशनी से जगमगाएंगे। समारोह का आरंभ 15 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज के साथ होगा। तो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। तो क्विज और प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि समारोह में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हुए नजर आएंगे। राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई। 15 से 19 मार्च तक विधिक कार्यक्रम इसमें होंगे। तो समारोह में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाई पड़ेंगे। 15 से 19 मार्च तक विधिक कार्यक्रम होने वाले हैं। तो क्विज और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। क्विज और प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। तो 15 से 19 मार्च तक ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर क्विज और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। समारोह में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। तो 15 से 19 मार्च तक ये समारोह चलेगा, जिसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं अलवर में भी पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार धमकी ईमेल के माध्यम से दी गई थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और पासपोर्ट कार्यालय के परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एहतियातन पोस्ट ऑफिस में मौजूद सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया और आम लोगों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई। कोतवाली थाना पुलिस ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की, जिसमें संदिग्ध वस्तुओं की तलाश की गई। पुलिस ने बताया कि धमकी पाकिस्तान से आए ईमेल के माध्यम से मिली थी। पूरे प्रदेश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को इसी तरह की धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे।
हमारे पास क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर से मेल आया था, तो उनमें कुछ संदेहास्पद गतिविधियों के रिगार्डिंग तो प्रिवेंटिव सिक्योरिटी चेक्स करवाने थे पासपोर्ट ऑफिस में। तो वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो सिक्योरिटी चेक्स करवाए गए, सब कुछ नॉर्मल था। कितने बजे करीब ये सूचना आई सर? ये हमारे पास 1 बजे करीब सूचना आई जी। और तुरंत ही एसपी कार्यालय को इन्फॉर्म किया, तो वहाँ से जो टीम आई उन्होंने ये सर्च ऑपरेशन किया अंदर, तो कुछ भी इस तरह का सस्पेक्टेड नहीं मिला है। ये कहाँ से इस पर कहाँ से मेल प्राप्त हुई थी, कौन सी जगह से आई थी? अपने हमारे पास तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर से मिल गया। नहीं, वहाँ से अपने पास सूचना आई होगी ना कि ये मूल रूप से किधर से चली थी ये मेल, कुछ ऐसा उसका पास आईपी पास नहीं, उन्होंने आईपी और इस तरह की चीज़ें तो अपन को नहीं शेयर की है। वहाँ भी अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद भी वो कुछ शेयर कर पाएंगे। यहाँ पे ये बेसिकली शायद साउथ इंडिया की तरफ से कुछ था। मेल में क्या कर्मचारी कमलेश पांचाल जी ने थाने पर सूचना दी थी कि मुख्य पोस्ट ऑफिस में बम से उड़ाने की धमकी इनका मेल आया हुआ है, जिस पर थाना से जाब्ता व कंट्रोल से जाब्ता पुलिस जाब्ता मंगा के और तलब करके और डाकघर को सील किया गया। उसके बाद में बम विस्फोटक दस्ता बुलवाया गया है, जिससे तलाश करवाई जा रही है। हमारे पास क्षेत्रीय कार्यालय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर से मेल आया था, तो उनमें वहीं अलवर के रैणी के गांव डेरा में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने घर को निशाना बनाते हुए कमरों के ताले तोड़कर नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार घर की महिलाएं खेतों में चने की कटाई करने गई थी, जबकि पुरुष परिवार के सदस्य किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर खाली होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से लगभग 45,000 रुपये नकद और महिलाओं के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने तुरंत रैणी थाना पुलिस को सूचित किया। रैणी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी के साक्ष्यों को इकट्ठा किया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और चोरी किए गए सामान की तलाश में छानबीन कर रही है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध स्थिति की तुरंत सूचना पुलिस को दें। तो स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील यहां पर की गई है। रैणी में दिन दहाड़े घर से चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने नगद और जेवरात उड़ा लिए, तो घर खाली होने का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने भारत में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला सुनाया। 31 वर्षीय हरीश राणा के परिवार ने कोर्ट से लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट रोकने की अनुमति मांगी थी। हरीश 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी की पीजी की 4थी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें 100% क्वाड्रीप्लेजिक डिसेबिलिटी हो गई। पिछले 13 साल से वो पीवीएस में बिस्तर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड्स, परिवार और केंद्र सरकार की राय को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया अवैध है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट हटाना अनुमति योग्य है। फैसले में टू बी और टू नॉट बी का जिक्र करते हुए व्यक्ति के स्वेच्छा से जीवन या मृत्यु चुनने के अधिकार पर गहन चर्चा की गई। कोर्ट ने परिवार द्वारा दिखाए गए अटूट समर्थन की सराहना की और कहा कि उनके सहयोग और गहन रिसर्च ने न्याय योचित फैसला संभव बनाया। आपको बता दें कि ये मामला भारत में पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी देने वाला पहला प्रचलित केस बन गया। ये फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट के जज भी भावुक नजर आए। कोर्ट ने दोहराया कि भारत में एक्टिव इच्छा मृत्यु पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फैसले में राइट टू प्राइवेसी और शारीरिक अखंडता के नज़रिए से मरीज के अधिकारों को देखा गया है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो, तब उसके हित को ध्यान में रखकर ही फैसला लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया और इस ऐतिहासिक फैसले पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला लाइफ स्टेनिंग सिस्टम को रोकने की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है और जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जज की आंखों में भी आंसू थे, कैसे देख रहे हैं? रमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? मेरी जी जी बोलिए रमेश जी। मुझे लग रहा है इसमें एक शब्द और जोड़ देना चाहिए, मार्मिक।
क्योंकि ये मार्मिक बहुत है और इसमें कई सारे ऐसे पहलू, मानवीय पहलू जो जुड़े हुए हैं, जो भी इस संबंध में सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, तो एक पल को वो सोचने को मजबूर हो जाता है। अब जैसे ये फैसला कोर्ट ने सुनाया, अब ये कहा जा रहा है कि जिस जज ने ये अंतिम फैसला लिया, तो वो भी भावुक हो गए उस समय कि नहीं, इस तरह का जो रियल केसेस मेरे पास पहले आया और मुझे इस पे फैसला लेना पड़ रहा है। क्योंकि अपने आप देखा होगा तो एक व्यंग्यात्मक तौर पे या ये मौज मस्ती के तौर पे कई लोग कहते हैं कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, राष्ट्रपति से मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगती हैं, लेकिन वो सारी की सारी रद्दी में डाल दी जाती हैं, क्योंकि हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था है नहीं कि किसी को उनकी इच्छा मुताबिक उनको मृत्यु दे दी जाए। लेकिन ये रियल केस है। मुझे लगता है इस फैसले के बाद एक नई बहस यहाँ से छिड़ जाएगी। वो ये है कि क्या मानवीय आधार पे किसी को अंतिम मृत्यु के लिए उनको धकेल देना चाहिए या भेज देना चाहिए। अब क्योंकि इस केस में जो व्यक्ति है, जिस पीड़ा से और जिस दर्द से वो विरह से निकल रहा है, उसकी पीड़ा कोई समझ नहीं सकता है। अब ये सब चीजें, जैसे एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसकी भी रिपोर्ट जाती है, सरकार की तरफ से एक अर्जी जाती है, कुल मिला के सारा पूरी तरीके से जब उसका पुलंदा एक कोर्ट में जब जाता है, जज देखता है, उनका पैनल पूरी तरीके से देखता है, तो ये कहा जाता है कि ये ऐसी मौत है जो आ नहीं रही है और जबरदस्ती कोई किसी के साथ में कर नहीं सकता। दवाइयों के सारे, ऑक्सीजन के सारे, सिर्फ सांसें रुकी हुई हैं, और वो भी कहाँ रुकी पड़ी है, कहाँ टिकी पड़ी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि पांव से लेके सर तक पूरी जो बॉडी है उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। डेड, पूरी तरीके से माइंड को डेड कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। ऐसे में किसी शरीर के सिर्फ ढांचे को रखना और उसको, उस शरीर को पीड़ा देना, तो मुझे लग रहा है इस सब चीजों को देख के ये फैसला लिया गया है। अब इसको ये भी नहीं कहा जा सकता फैसला बहुत अच्छा है या सही है, क्योंकि बहुत मार्मिक मुद्दा है। इस पे बहस छिड़ेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीजों के मुझे लगता है इंसान के हाथ में नहीं है। कोई इंसान किसी की मृत्यु के बारे में नहीं सोच सकता या किसी के बारे में वो इस तरह की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो प्राकृतिक की चीजें बनी हुई है उसके साथ में सबको नतमस्तक होना ही पड़ता है। अब जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा है, उनकी सीट अभी हमने पढ़ी नहीं है, जो मोटी मोटी बातें सामने निकल के आई हैं कि ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा, दवाइयां रोक दी जाएंगी, तो फिर वो नेचुरल की ओर मुड़ा जाएगा कि प्राकृतिक के हम लोग को उसको रुख को अपनाया जाए। बिना दवा दारू के क्या उस शरीर कब तक वो जिंदा रह सकता है, तो उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें ये अच्छी बात है कि अनापर्तिक तरीके से उनको ना कोई इंजेक्शन दिया जा रहा, ना कोई पॉइजन दिया जा रहा, इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन वो ये प्राकृतिक के सामने सबको झुकना पड़ता है। अब प्राकृतिक के ऊपर छोड़ दिया पूरी तरीके से कि ये जो डेथ हो तो नेचुरल हो, इसमें अननेचुरल वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और रमेश जी, जैसे कि आपने भी जिक्र किया और हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाया जा रहा था तो जज की आंखें भी नम थी, क्योंकि ये इतना मार्मिक मामला है और इस तरीके का बड़ा फैसला सुनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है पूरे देश में कि इस तरीके का बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। और इसके पीछे के जो आधारों की अगर हम बात करें, जैसा कि केंद्र सरकार हो या डॉक्टर्स की टीम हो, परिवारजन हो, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, लंबी लंबी मीटिंग्स चली और उसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने पूरे परिवार के अटूट समर्थन की भी सराहना यहाँ इस पूरे मामले में की है। उनका कहना है कि जिस तरीके का धैर्य यहाँ पर परिवार ने रखा है और जिस तरीके का समर्थन दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन अब क्योंकि स्थितियां इतनी ज़्यादा गंभीर है, डॉक्टर्स की टीम ने पूरी तरह से जवाब दे दिया है, पीएसवी सिस्टम पर पिछले 13 साल से कोई शख्स है, तो ऐसे में शायद अगर बात की जाए तो ये फैसला लेना एक तरह की बहुत बड़ी मजबूरी भी यहाँ पर नजर आता है। देखिए साहिल, ये 13 साल का वक्त बिताया है इन्होंने। 13 घंटे भी अगर कोई दर्द, कोई पीड़ा बड़ी, वो शरीर उसको ना सहन नहीं कर पाता है, लेकिन ये व्यक्ति 13 साल से उस पीड़ा को वहन कर रहा है, उस मतलब विरह से गुजर रहा है वो। और ऐसे में ये बिल्कुल आपने सही कहा, परिवार के लिए फैसला लेना बहुत कठिन था।
और परिवार की तरफ से अर्जी डालना, इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी डालना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कठिन फैसला था। अब जिसने ये फैसले पे मोहर लगाई है, उनके ऊपर उस समय क्या बीती होगी ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन 2 चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहली ये है, भारत और हिंदुस्तान को हमेशा उदारवादिता के तौर पे देखा जाता है। हम बहुत उदार हैं, बहुत भावुक लोग हैं हम अनावश्यक तरीके से किसी जानवर की भी बलि नहीं लेते हैं, किसी जानवर को भी कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ये हम लोगों की, भारतीयों के अंदर ये प्रवृत्ति शुरू से रही है। अब किसी व्यक्ति के लिए ये कह देना कि नहीं, अगर वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है, उनको मौत दे दी जाए, तो मुझे लगता है बहुत कठिन निर्णय है। और यहाँ से चीजें आगे ना बढ़े, यहाँ से चीजें कंटिन्यू ना हो, ये हम चाहते हैं। कि पता चला कि एक को देख के फिर दूसरा अगर बहुत क्रिटिकल कोई पेशेंट है, तो उसके लिए भी इस तरीके के रास्ते अपनाए जाए, इस तरीके से फैसले लिए जाएं। मुझे लगता है ये पहला और आखिरी निर्णय होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो निर्णय इसमें लिया जा रहा है, सरकार डॉक्टर के पैनल ने जिस तरीके से लिया कि भाई इस मौत को हम नेचुरल करार दें, नेचुरल की तरफ ले जाएंगे। जो सपोर्ट सिस्टम इसमें दवाइयों का है, ऑक्सीजन लगाया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही हैं, उन सबको यहीं पे स्टॉक कर दी जाए। उसके बाद ये देखा जाएगा कि शरीर कितने समय तक रिस्पॉन्ड कर रहा है, उनके अंदर जीवता वाली चीजें हैं, सांसें हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नेचुरल डेथ घोषित कर दिया जाए। और कब कुल मिला के जैसे हम लोग कहते हैं, उस शरीर को मुक्ति दे दी जाए। और जिस दिशा में ये चीजें बढ़ी हैं, तो उस दिशा में मैं कहूंगा ये सही निर्णय है और अच्छा निर्णय है। किसी शरीर को बिल्कुल। पीड़ा से मुक्ति दिलवाने का ये फैसला है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सुनाया है। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वापस लेने की अनुमति यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और पैसिव यूथेनेशिया का वैध माना गया है। तो कोर्ट ने परिवार के अटूट समर्थन की भी सराहना यहाँ पर की है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।